तो since it is the first lecture, तो I'll give you a brief review या overview of your entire syllabus कि आप physics में basically पढ़ने क्या वाले हो. तो एक चीज समझो कि physics is something है ना, जहाँ पे हम क्या पढ़ते हैं, नेचर को स्टडी करते हैं. अगर मैं एक बेसिक सी डेफिनेशन आपसे बोलूं कि फिजिक्स को डिफाइन करो, तो यही बोलोगे ना कि इट इज द स्टडी ऑफ लॉज ऑफ नेचर, राइट? या in actual, physics is actually divided into a lot of branches. There are a lot of branches of physics. Mechanics है, electromagnetism है, optics है, बहुत सारी चीजें हैं. अब मैं आपको वो ब्रांचेस बताती हूँ जो आप लोग 11th में पढ़कर आ चुके हो ऑलरेडी और 12th में पढ़ने वाले हो. बेटा अगर थोड़ा बहुत आपको याद हो तो आपने मैकेनिक्स वाली ब्रांच ना 11th क्लास में पढ़ी है. याद करो, मोशन इन अ प्लेन से लेकर है ना, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स तक सब कुछ मैकेनिक्स था, मेजर पोर्शन मैकेनिक्स था. फिर आपने पढ़ा था थर्मल फिजिक्स, जिसे आप थर्मोडायनेमिक्स के नाम से, मतलब याद है केटीजी पढ़ा था, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा था, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पढ़ा था. यस, दैट इज अ सेपरेट ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच इज नोन एज थर्मल फिजिक्स. तो फर्स्ट ब्रांच ये हो गई, सेकंड ब्रांच ये हो गई, एंड थर्ड इज वेव्स एंड ऑसिलेशन. ये आपके लास्ट चैप्टर्स. ओके, तो ये तो 3 ब्रांच वो हैं जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो. अब मैं आपको एक फटाफट से क्विक रिव्यू देती हूँ आपके अब वाले चीज के लिए कि आप अब क्या पढ़ने वाले हो. तो बच्चे अभी ना आप लोग सबसे पहले पढ़ोगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ये हमारा मेजर पोर्शन है, क्योंकि ये चैप्टर 1 से स्टार्ट होगा और जाएगा चैप्टर 8 तक. आपका जो फर्स्ट पार्ट है ना, वो पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है. इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स कनेक्टेड है पोटेंशियल वाले चैप्टर से, करंट, इलेक्ट्रिसिटी से, सब चीजें बिल्कुल सीक्वेंस में चलेंगी पूरी स्टोरी की तरह. तो आई इंसिस्ट कि ये सिर्फ हफ्ते में 2 ही क्लासेस हैं, तो मेक श्योर करो कि आप कंटिन्यू रहो. ठीक है, कंसिस्टेंसी इज गोइंग टू मेक अ ह्यूज डिफरेंस. ओके, सेकंड ब्रांच जो यहाँ पे आपको मिलने वाली है दैट वुड बी ऑप्टिक्स. बच्चे जब आप रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स पढ़ोगे. द अदर वन इज मॉडर्न फिजिक्स. मॉडर्न फिजिक्स के अंदर आप लोग पढ़ने वाले हो ड्यूअल नेचर, एटम, न्यूक्लियाई, ये सब. ठीक है, बहुत मजेदार टॉपिक्स है. एंड देन इन द एंड यू आर गोइंग टू स्टडी इलेक्ट्रॉनिक्स. ठीक है, जिधर आप सर्किट्स वगैरह पढ़ोगे, इंटीग्रेटेड चिप्स वगैरह थोड़ा बहुत आएगा, एलईडी, बहुत सारी चीजें आएगी, और एक कम्युनिकेशन वाला टॉपिक है आपका. ठीक है, दिस इज दी ब्रीफ डिस्कशन कि आप लोगों को क्या पढ़ना है. ओके, आई थिंक नॉर्मल था. इस कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? नो मैम. थोड़ा सा एक मैं चीज बोलना चाहूंगी कि क्लास को इंटरेक्टिव बनाने के लिए यू नीड टू आइदर डू कमेंट्स और टॉक टू मी. माइक का एक्सेस आपके पास हमेशा रहने वाला है, तो यूज दैट फीचर. ओके, चलो अब बात करते हैं स्टैटिक्स की, विच इज द फर्स्ट ब्रांच टू डील विद. देखो बेटा, ये 2 वर्ड से मिलकर बना है. एक है इलेक्ट्रो और एक है स्टैटिक्स. इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है, और स्टैटिक्स इसका मतलब होता है सिचुएशन, पोजीशन ऑफ रेस्ट. यानी कि हम अभी जितने भी चैप्टर्स, मतलब अभी जो भी टॉपिक पढ़ेंगे ना इस चैप्टर में, उसमें चार्ज को रेस्ट में कंसीडर करेंगे. ठीक है, चार्ज एट रेस्ट. इलेक्ट्रोस्टैट्स में आपके 2 चैप्टर आने वाले हैं, एक तो ये वाला चैप्टर और एक इसके अगले वाला. ठीक है, बड़ा प्यारा सा है. अगर मैं इसको आपको थोड़ा सा यहाँ पे सब डिविजन दिखाऊं. एक बात बताओ, चार्ज या तो रेस्ट में हो सकता है या मोशन में होगा. ये तो 2 चीजें हो सकती हैं, हाँ या ना? यस मैम. ठीक है, अगर रेस्ट में है तो ऑब्वियसली इट इज आर चैप्टर नंबर 1 एंड 2. अगर चार्ज मोशन में है, यहाँ भी 2 कहानियां होती है कि एक होता है कांस्टेंट मोशन से, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और एक होता है एक्सेलरेटेड जा रहा है. अगर कांस्टेंट से जा रहा है बेटा आपका चैप्टर 3, और उसके बाद आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आ जाएगा. ठीक है, तो आज हमारा कंसर्न है ये वाला पोर्शन. कूल. अच्छा, मुझे थोड़ा सा आइडिया दो, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में क्या समझते हो? पढ़ा हुआ है, बेसिक सी चीज है, काफी टाइम से पढ़ रहा है, 9th में भी इंट्रोडक्शन हुआ होगा. व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक चार्जेस? एनीवन?
नहीं, two kinds of charges that repel or attract each other. नाइस, ओके। देखो इलेक्ट्रिक चार्ज ना बड़ी बेसिक प्रॉपर्टी है, जैसे मास, मास एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है ना, जो होती ही होती है, फंडामेंटल है। सिमिलरली इलेक्ट्रिक चार्ज ना ये भी फंडामेंटल है। ठीक, इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। और प्लीज अगर किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, और किसी में मतलब कोई एक बच्चा भी है, अगर किसी को समझ नहीं आ रहा है, किसी एक बच्चे को भी, तो आप मुझे बोलना, मैं दोबारा रिपीट कर दूंगी, पर डाउट लेके नहीं जाना है इससे, ठीक है। किरण आपका हैंड रेज है, तो या तो आप उसको ऑफ कर दो, ठीक है, वो बार बार डिस्ट्रैक्ट करता है। इलेक्ट्रिक चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी मेटल। बिल्कुल सही बताया आपने कि इलेक्ट्रिक चार्ज दो टाइप के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। ये तो होगा टाइप्स ऑफ चार्ज। अगर मैं आपसे बोलूं कि बेटा चार्ज्ड बॉडी कितने टाइप की होती है, बताएगा कोई? टाइप्स ऑफ चार्ज्ड बॉडी 3 टाइप्स की होती है। वेरी गुड। चार्ज्ड बॉडी बेटा 3 टाइप की होती है, एक होता है पॉजिटिव चार्ज बॉडी, एक होता है नेगेटिव चार्ज बॉडी, और एक होता है न्यूट्रल। राइट, अब हम देखते हैं किसका क्या मतलब है। मैंने आपको ये बताया कि चार्जेस दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। अगर आपके पास कोई बॉडी है जो पॉजिटिवली चार्ज है, हाँ जी भूमि क्या बोल रहे हो? एक बार फिर से बोलो भूमि, आपकी वॉइस ब्रेक कर रही है। नहीं, ओके। मैं ये कह रही थी, हाँ तो आप कमेंट में भी बता सकते हो, ठीक है भूमि, अगर आपको कुछ शेयर करना है तो। जो पॉजिटिव चार्ज बॉडी अगर आपके पास है, तो आप हमेशा आपसे ध्यान रखोगे, पॉजिटिव का मतलब होता है डेफिशिएंसी ऑफ नेगेटिव चार्ज। देखो पॉजिटिवली चार्ज होने का दो ही मतलब हो सकते हैं, या तो डेफिशिएंसी ऑफ नेगेटिव चार्ज या एक्सेस ऑफ पॉजिटिव चार्ज। राइट, अगर आपको नेगेटिवली चार्ज बॉडी दी है तब भी दो मतलब हो सकते हैं, एक्सेस ऑफ नेगेटिव चार्ज या डेफिशिएंसी ऑफ पॉजिटिव चार्ज। अब ना आपको एक चीज फिक्स कर देनी है कि हम डेफिशिएंसी या एक्सेस नेगेटिव चार्ज के रिस्पेक्ट में बताएं। मतलब अगर मैं बोलूंगी पॉजिटिव चार्ज तो मैं बोलूंगी डेफिशिएंसी ऑफ नेगेटिव चार्ज, अगर मैं बोलूंगी नेगेटिवली चार्ज बॉडी तो मेरा मतलब होगा एक्सेस ऑफ नेगेटिव चार्ज। इज दैट ओके? यस मैम। ओके, ऋतिका, स्नेहा, भूमि, निया, सबको क्लियर है बेटा? यस मैम। ओके, ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं जरा चार्जर प्लग कर लूं, एक सेकंड। ओके, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट डू वी मीन बाय न्यूट्रल। तो न्यूट्रल का मतलब है कि ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, यानी कि इस पर जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। कुछ बच्चों को ये मिसकंसेप्शन रह जाता है कि यहाँ पे जीरो चार्ज होता है। गलत नहीं हो, बस एक वर्ड मिसिंग है, आपको बोलना है जीरो नेट चार्ज होता है, ठीक है, क्योंकि अगर इसमें 5 पॉजिटिव चार्ज है, 5 यूनिट, तो 5 ही नेगेटिव यूनिट चार्ज भी होगा। इज दैट फाइन? आपको अगर कभी न्यूट्रल को डिफाइन करना होगा तो आप इसको बोलोगे नेट चार्ज इज जीरो। इस नेट वर्ड का बड़ा इंपॉर्टेंस है, इसको मिस नहीं करना है। राइट, बिल्कुल नहीं। आप इक्वल पॉजिटिव एंड नेगेटिव, और मत लिखो, एंड लिखो, दोनों ही बराबर होंगे अमाउंट में। इज दैट ओके? एक मैंने आपको बताया था पॉजिटिवली चार्ज बॉडी का मतलब क्या है, डेफिशिएंसी ऑफ नेगेटिव चार्ज। बहुत सही। आज का लेक्चर ना बिल्कुल बेसिक रहेगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आराम आराम से चलेंगे, बट मतलब सही हो जाएगा लास्ट तक, है ना। इंट्रोडक्टरी है, थोड़ा सा आपके लिए लाइट ही रखेंगे लेक्चर को। मैं बार बार बोल रही हूँ, कोई भी दिक्कत आए, कोई भी परेशानी है तो मुझे बता देना, ठीक है।
ओके, लेट्स कम टू द डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास. मैंने आपको बताया था मास भी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, चार्ज भी. तो इनके बीच डिफरेंस क्या है? यहाँ पर आप मुझे बताना चार्ज की प्रॉपर्टीज और इधर हम लिखेंगे मास की प्रॉपर्टीज. ठीक है, बताएगा कोई? हाँ, चार्ज का क्या सीन है? कोई डिफरेंस कुछ याद आ रहा हो थोड़ा बहुत? नहीं? And charges are negative, positive, and then weight is for mass is for something major. वेरी गुड रितिका. इसने आप कुछ बताओगे बच्चे? मैम चार्ज वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता, मास वेलोसिटी पर डिपेंड करता है. बहुत ब्यूटीफुल पॉइंट अनश. बाकी SI यूनिट ऑफ चार्ज कूलम होता है और मास चार्ज कोलम्स लॉ फॉलो करता है, मास कोलम्स लॉ फॉलो नहीं करता. तो मास कौन सा वाला लॉ फॉलो करता है? ग्रेविटेशनल लॉ. बिल्कुल, बहुत सही, वेरी गुड. और कोई? बहुत मजा आया ना क्लास में, तुम सब बोलने लगे. ऐसे ही बात करो, सही रहेगा. चलो, एक बारी में सारे पॉइंट्स जो आप लोगों ने बोले इनको मैं एक बार लिख देती हूँ. तो सबसे बेसिक पॉइंट जो मुझे मिला वो ये मिला कि भाई चार्ज दो टाइप का होता है, पॉजिटिव नेगेटिव. बट ऐसा कुछ हमें क्लासिफिकेशन मास में नहीं दिखता, ये हमेशा पॉजिटिव होता है, राइट? अब अगर आपके पास चार्जेस पॉजिटिव नेगेटिव है तो आपको पता है यहाँ पर अट्रैक्शन और रिपल्शन जैसा एग्जिस्ट करता है फिनोमेना. लेकिन मास के केस में क्या होता है? हमेशा अट्रैक्शन होता है, राइट? ठीक है, अभी मुझे अनिश ने एक बात बताई, आई गेस मैं आपका नाम सही प्रोनाउंशिएट कर रही हूँ ना? अगर गलत हूं तो मुझे बता देना, ठीक है? कि चार्ज इंडिपेंडेंट होता है किसका? वेलोसिटी से इंडिपेंडेंट होता है ना? और मास क्या करता है? डिपेंडेंट होता है. कोई मुझे बताएगा डिपेंडेंट कैसे होता है? कोई रिलेशन अगर याद हो थोड़ा बहुत कुछ पता हो तो, अदरवाइज मैं बताऊं. नहीं? देखो, m is equals to m naught over 1 minus v square by c square. ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आप बहुत हायर लेवल पे पढ़ते हो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अंदर. ठीक है, अ वेरी ब्यूटीफुल पेपर दैट हैज बीन पब्लिश्ड बाय अल्बर्ट आइंस्टाइन इन 1905. 1905 में उन्होंने चीज एक्सप्रेस की थी कि जो रेस्ट मास है वो कम होता है मूविंग मास. पता है ये इफेक्ट ना हमें उन बॉडीज में देखने मिलता है जो स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबल मूव करते हैं. आपको एक फैक्ट पता होना चाहिए फिजिक्स पढ़ते वक्त कि भाई सी से बढ़कर कुछ नहीं है. सी इज द अल्टीमेट स्पीड ऑफ द यूनिवर्स. ठीक है, बिल्कुल अल्टीमेट स्पीड है जो यूनिवर्स में एग्जिस्ट कर सकती है. तो यहाँ पर जो रेस्ट मास है वो कम होता है मूविंग मास. ठीक, हम लोग नॉर्मली जब हम लोग भागते भागते हैं हमको वो चीज फील नहीं होती क्योंकि बेटा हम कभी भी सी के कंपैरिजन में भी नहीं जा सकते. हम सी के 1/100th में भी नहीं आते. सी का वैल्यू पता है ना? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. बहुत बड़ी वैल्यू है. तो इसीलिए हमारे को वही चीज फील नहीं होती, हमारे लिए मास कांस्टेंट हो जाता है. यहीं पर आप एक चीज और समझ लो, इसी फैक्ट के बेस पे ना दो टाइप की फिजिक्स हो जाती है. एक हो जाती है जो अर्थ के अंदर चल जाती है ना, न्यूटोनियन मैकेनिक्स. एक जो बाहर जाती है जो हर जगह कांस्टेंट होती है, वो आप हायर लेवल पे पढ़ते हो. तो फॉर टाइम बीइंग मेरे लिए इंपॉर्टेंट बस इतना था कि आप ये चीज समझ पाओ, चार्ज वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता, स्पीड पे डिपेंड नहीं करता, जबकि मास करता है. ठीक है, और अभी आप लोगों ने एक बड़ा ब्यूटीफुल पॉइंट बताया था कि चार्ज के साथ एक फील्ड एसोसिएट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना? और मास के साथ होता है ग्रेविटेशनल फील्ड. किसी को कोई डाउट यहाँ तक किसी भी पॉइंट में? मैम बहुत बढ़िया. नो मैम. चलो, अब इलेक्ट्रिक चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टीज देखते हैं. तो बताना चाहोगे कोई बेसिक प्रॉपर्टी अगर पता हो तो? नो वन? देखो सबसे सिंपल है, ये तो आप हर जगह ही पढ़ते हो, हर जगह चेकते हैं हम इसको कि भाई कंजर्वेशन, सॉरी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है कि एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर. ऐसी मास के लिए पढ़ा होगा.
ऐसे आप चार्ज के लिए भी पढ़ते हो कि भाई चार्ज को आप क्रिएट नहीं कर सकते, चार्ज को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हो, राइट। और क्या पढ़ा है आपने? क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन पे बात करते हैं। पहले एक फंडामेंटल प्रॉपर्टीज की और स्टडी कर लेते हैं, और वो फंडामेंटल प्रॉपर्टी क्या है कि जो दो टाइप के चार्जेस हैं इनमें अट्रैक्शन और रिपल्शन होता है। अगर सिमिलर चार्जेस है तो आपको पता है क्या होगा, अट्रैक्शन, सॉरी रिपल्शन। अगर सिमिलर चार्जेस है तो वी विल तो दोस चार्जेस वुड फेस रिपल्शन। अगर अपोजिट नेचर की चार्जेस है तब अट्रैक्शन की Attractor. ठीक है। एक दूसरी चीज होती है, अगर मैं आपको एक बॉडी दे दूं और कहूं कि इसमें मैंने डिस्क्रीट चार्जेस आपको दे दी कि +2 कूलम, -2 कूलम, +3, -5, कुछ ऐसे करके दे दिया, मैं आपसे पूछा नेट चार्ज क्या है, तब आप ना बेसिक एल्जेब्रा का सम फॉलो करो, मतलब रूल फॉलो करोगे। तो ये बेसिक एल्जेब्रा को फॉलो करता है, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं इस वाली चीज में? चलो मैं एक बार बेसिक एल्जेब्रा वाला पॉइंट बता देती हूँ। मेरे कहने का मतलब ये था कि लेट्स से आई गिव यू दिस बॉडी एंड आई सेड कि यहाँ पर +1 कूलम है, -3 कूलम है, +6 कूलम है, -4 कूलम है ना, इतने चार्जेस है। अब मुझे बताओ इस बॉडी पे कितने नेट चार्ज है। तो आप जब क्यू नेट निकालोगे ना, तो आप जितनी भी चार्जेस है उनको सिंपल ऐड कर दो, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, जैसे मैथ्स में ऐड करते हैं। यानी कि +1 +6 -3 -4 है ना, +7 -7 यानी कि 0 कूलम। बॉडी कैसी हो गई, न्यूट्रल हो गई। ध्यान रखना 0 कूलम क्या आया है, नेट चार्ज, इंडिविजुअल नहीं, इंडिविजुअली तो चार्जेस हैं, ठीक है। ये मतलब था बेसिक एल्जेब्रा का, कि जैसे बेसिकली मैथ्स में ऐड होते हैं वैसे ऐड होते हैं। आप लोगों ने एक प्यारा सा मुझे बताया कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब मैं लिटरली आपसे जानना चाहती हूँ कि आप इससे समझते क्या हो, व्हाट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। कोई भी बच्चा मैम Q इक्वल टू एन ही, और जो एन जो होगा वो हमारा नंबर में आएगा, पॉइंट में नहीं आएगा। वेरी गुड, वेरी गुड प्राची, ईशा एंड निया, आप लोगों ने आंसर्स किए, आई जस्ट सॉ दैट, इट्स वेरी नाइस, ठीक है। मैम चार्ज कभी फ्रैक्शन नहीं आएगा, बिल्कुल सही ईशा, बहुत सही। और कोई? Ma'am, charge is an integral multiple of basic unit. वेरी नाइस दीप्ति, वेरी नाइस भूमि, बहुत सही बहुत सही। और कोई कुछ बोलना चाहेगा? नो वन? अब ना आप लोगों ने बोला और आपने वही सारी चीजें बोली जो यूजुअली सबको पता होती है, लेकिन ना इसमें मैं आपको आज एक, मतलब आज क्वांटाइजेशन बिल्कुल फील हो जाएगा आपको। आई टेल यू फ्यू पॉइंट्स अबाउट इट। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में आप लिखते हो Q इज इक्वल्स टू NE, यही बोल रहे हो ना आप लोग, है ना? Ma'am, plus minus sign. हाँ जी बेटा, Ma'am, positive और negative का भी sign आएगा. हाँ, कोई इशू नहीं, वो चलो आप बोल दो। बस मैं यहाँ चाह रही हूँ कि आप Q को ऐसे बोलते हो ना, NE, N टाइम्स ऑफ E। एक बात मुझे बताओ, आपकी इस स्टेटमेंट का मतलब यही तो है। आपने मुझे बोला कि मैम Q इज इक्वल्स टू NE, लो प्लस माइनस और लगा दिया, बेसिकली N को इंटीजर बोल दो तो वो चीज कवर हो जाती है, ये आपने मुझे बोला। तो यहाँ पर मैं अगर N का वैल्यू 1 रखूं तो ये आ रहा है ना, प्लस माइनस लगा रहा हूं। यस मैम। यही तो सबसे छोटी वैल्यू हो सकती है ना, ये सुनो मैम। तो आपकी इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि इससे छोटा चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता, है ना। सिंपल बात यही हुई ना अपनी। यस मैम। बट ये गलत है, चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है। आप जब थोड़ा सा आगे जाके पढ़ोगे तो आप पढ़ोगे क्वार्क्स के बारे में, और बेटा क्वार्क्स ना कई सारी टाइप की होती हैं, और वो 2/3e या 1/3e ये फ्रैक्शनल चार्ज में लेके बैठते हैं। तो इतनी बात समझो कि छोटा चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है। फिर इसमें अब क्या ऐड करें, तो इसमें ना आपको एक वर्ड ऐड करना है जब भी आप क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को डिफाइन करो, कि इट इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज। अब फंडामेंटल चार्ज क्या है, एक चीज समझो बेटा, फंडामेंटल चार्ज का मतलब है सबसे छोटा चार्ज। सबसे छोटा चार्ज, लेकिन इसमें भी एक वर्ड है, अभी बोला ना 2/3e, देखो 1 से छोटा है, 1/3e 1 से छोटा है, और एग्जिस्ट करती हैं ये चीजें। फंडामेंटल चार्ज का मतलब होता है द मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज,
the minimum amount of charge that can exist independently. ये इंडिपेंडेंट वर्ड ना 95% जनता गायब कर देती है। यानी कि ये जो क्वार्क्स है ना, ये अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकते। आपको 2/3 की क्वार्क ये दिखेगी ही नहीं, इसको 1/3 चाहिए रहेगा। 2/3 ना 1/3 के साथ ही एग्जिस्ट कर सकती है। फील हुआ थोड़ा बहुत? जो इलेक्ट्रॉन है ना वो फर्दर डिवाइड नहीं होता, वो फंडामेंटल चार्ज है। लेकिन जो प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, ये क्वार्क से मिलकर बनते हैं। अब क्वार्क ना आप आगे पढ़ोगे, बहुत एक छोटा सा और छोटा पार्टिकल है जो प्रोटॉन से भी छोटा है। पहले हम मानते थे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन बेसिक पार्टिकल्स है। फर्दर पढ़ा कि नहीं भाई, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी किन्हीं किन्हीं चीजों से मिलकर बनते हैं। अब क्वार्क, डाउन क्वार्क, स्ट्रेंज क्वार्क, चांद क्वार्क, बहुत टाइप की क्वार्क होती है। लेकिन कभी भी एक क्वार्क सिंगल एग्जिस्ट नहीं कर सकती, वो 2-3 एक साथ एग्जिस्ट करेंगी। ठीक है, इसीलिए हम बोलते हैं फंडामेंटल चार्ज हमारा क्या हुआ, वो मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, जिसको अपने एग्जिस्टेंस के लिए किसी और चीज की जरूरत है, तो वो है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ई। इज दैट फाइन? यस मैम। इसीलिए जब आप ट्रांसफर कराते हो ना तो ई के मल्टीपल्स में होता है। जब 2/3 अकेला एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता तो वो ट्रांसफर कैसे होगा? नहीं हो सकता ना। ओके ओके मैम। आज के बाद क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज नहीं भूलोगे ना? एक बार रिपीट करवा दोगे आप ये? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। देखो बड़े ध्यान से समझो, फंडामेंटल चार्ज इज समथिंग जो सबसे छोटा अमाउंट हो लेकिन इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करता हो। ठीक है, आप ऐसा नहीं बोल सकते कि एन मतलब ई से छोटा चार्ज एग्जिस्ट ही नहीं करता, बिल्कुल करता है। फ्रैक्शनल चार्जेस होते हैं लेकिन वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते। मैं आपको बोलूं कि मेरे को एक क्वार्क लाके दे दो, आप नहीं लाके दे सकते। क्वार्क अकेला एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, 2-3 क्वार्क मिलकर साथ में एग्जिस्ट कर सकते हैं हमेशा। ठीक है, तो वो हो गई एक अलग चीज। अब हमने यहाँ पे जो स्टेटमेंट लिखा ना, Q इक्वल्स टू प्लस माइनस एन ई, ये बेसिकली ये दिखा रहा है कितना चार्ज आप ट्रांसफर कर सकते हो। आप 1 इलेक्ट्रॉन ले दे सकते हो, आप 2 इलेक्ट्रॉन ले दे सकते हो, आप 2.5 इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकते, है ना। तो क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि जो फ्रैक्शनल चार्ज है वो अकेला एग्जिस्ट ही नहीं कर पा रहा। सबसे छोटा अमाउंट ऑफ चार्ज जो अकेले इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर पाता है वो है E, 1.6 into 10⁻⁻90 कूलम। इज दैट ओके? यस मैम। ओके, निया समझ में आया बच्चे? ओके, निया आ रही है देयर? Yes. ओके, चलिए बढ़िया। ओके, क्वांटाइजेशन चार्ज मैंने ऊपर ही बता दिया। क्या बेटा? अच्छा, एक क्वेश्चन करके बताओ मुझे ये वाला। क्या 8 into 10⁻⁻18 कूलम चार्ज एग्जिस्ट कर, मतलब हम चार्ज दे सकते हैं क्या किसी बॉडी को इतना चार्ज? ये सुन लो। देखो अभी टाइम हो रहा है 21:58। आई विल गिव यू 2 minutes टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, आप मुझे 22:00 तक बता दो। मैं आपका चैट बॉक्स ऑब्जर्व कर रही हूँ, उधर आंसर ड्रॉप कर देना। ठीक है, या तो कर सकेगा या नहीं कर सकेगा, तो ये और नो कर देना। अगर कर सकता है तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब मैं दूं, और नहीं कर सकता तो नो। चलो ठीक है, निया ने यस लिख दिया। बट अब ये बताओ कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होना होगा? अनस क्या बोल रहे हो? 0.5? आई जस्ट टोल्ड यू 0.5 नहीं होता, 1/2 नहीं हो सकता। यस मैम, 0.5 हो गया। नहीं 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 नहीं, 1 से छोटा नहीं आ सकता आंसर।
देखो मैं क्या बताती हूँ, कभी भी आपसे पूछा जाए कि भाई इतना चार्ज ट्रांसफर होगा नहीं होगा क्या करना है, कोई दिक्कत नहीं, हमको तो सिर्फ क्वांटाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट रखना है। यहाँ पे मुझे बोल रहे हैं कि 8 इंटू 10⁻18, ठीक है, मुझे n का वैल्यू चाहिए, e का वैल्यू मुझे पता है 1.6 इंटू 10⁻19, ठीक है। अब मुझे अगर n का वैल्यू चाहिए तो मैं उसको 8 इंटू 10⁻18 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻19 लिख सकती हूँ ना। अब देखो 8 बाय 1.6, ये 10 की पार्ट जो -19 नीचे है ऊपर जाएगी तो प्लस का 19 हो जाएगा ना, यानी कि 10⁻18 प्लस 19। चलो बढ़िया। अब 8 बाय 1.6, 8 1 जा 8, ये छोड़ो, यहाँ से इसको 0 बढ़ा देते हैं ऊपर, तो 8 10 जा 180, 8 2 जा 60, 2 से ये गया 5। बेटा यहाँ पे प्लस का 1 बचेगा ना, यानी कि आपके पास 5 इंटू 10 यानी कि 50 इलेक्ट्रॉन्स आए। अब ये 50 जो वर्ड है, 50 जो नंबर है, ये इंटीजर्स है, मतलब इंटीजर में लाई करता है ना, तो इसीलिए हम लिखेंगे कि यस कोई फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं आई, तो हाँ बिल्कुल आप इतना अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर कर सकते हो, 50 इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से निकाल के दूसरी बॉडी को दे दो। इज दैट ओके? क्लियर बेटा? Yes, ma'am. चल बढ़िया। आपने कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बारे में सुना होगा। Ma'am. कंडक्टर्स क्या होते हैं? जो इजीली कंडक्ट कर दे इलेक्ट्रिसिटी को। इंसुलेटर्स जो ना करें, अलाउ ना करें करंट को पास होने में। Yes, ma'am. दूसरी चीज ये ध्यान रखना, अब जब हम ये वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं तो मैं जब भी बोलूँ ना कंडक्टर, तो हमेशा याद रखना कि मैम कंडक्टर बोला तो चार्ज बाउंड्री पे आएगा, सरफेस पे आएगा, ठीक है। ऐसा क्यों होगा वो हम 2 से 3 टॉपिक बाद एक्सप्लेन कर पाएंगे, है ना, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ लेंगे। फिलहाल के लिए आप बस मान लो मेरी बात कि अगर मैं कंडक्टर बोलूं तो चार्ज सरफेस पे आ जाएगा, चाहे आप कहीं भी रखो, आप चाहे सेंटर पे रखो, वॉल्यूम में रखो, कहीं भी रखो, वो भाग के बाउंड्री पे आएगा अगर कंडक्टर। और अगर इंसुलेटर है तो आपने चार्ज जहां रखा है वहीं रखा रहेगा, सरफेस में रखा है तो सरफेस पे, वॉल्यूम में रखा है तो वॉल्यूम पे। अगर मैं 3D बॉडी की बात करूं, इज दैट ओके? इमेजिन हो पा रहा है? Yes, ma'am. कूल। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे बोला है वन मेटालिक स्फीयर A is given positive charge whereas another identical metallic sphere B of exactly same mass as of A is given equal amount of negative charge। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए हैं कि A का मास और B का मास सेम रहेगा, या A का बढ़ जाएगा, B का डिक्रीज हो जाएगा, या B का बढ़ जाएगा। सिलेक्ट करो कौन सा ऑप्शन सही हो। और अभी 10:02 हो रहा है, 10:03 तक फटाफट से बता दो। 1 मिनट, चलो 3 तो हुई, 4 तक बता दो। ओके, निया का आंसर आया, बाकी जल्दी बताओ। अच्छा एक चीज और, मेरा ना 12th का एक अनऑफिशियल ग्रुप बना हुआ है जहां पर बच्चे अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई क्वेश्चन, आप कोई बुक कर रहे हो, कोई पीडीएफ कर रहे हो, कहीं कोई दिक्कत आई है, आप उसका फोटो क्लिक करके उस ग्रुप में भेज सकते हो। अगर बाकी बच्चे उसको सॉल्व कर पाए तो दैट्स वेरी गुड, अगर नहीं कर पाए तो वो मैं डिस्कस कर लेती हूँ। तो इफ यू वांट यू कैन ज्वाइन दैट ग्रुप। तो अगर हाँ बोलो तो मैं ग्रुप का लिंक भेजूं? ओके। मैम क्वेश्चन जिस मैम संडे को टेस्ट होगा तो मैम ये चैप्टर नंबर फर्स्ट का होगा ना हमारा? ये वाली चीज मुझे एक बार कंफर्म करनी पड़ेगी, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, क्योंकि मेरे पास जो सिलेबस आया है वो रेगुलर बैचेस का आया है, ठीक है। तो एक बार मैं कंफर्म करके आपको, आप उस ग्रुप में ऐड हो जाना, ठीक है, मैं आपको बता दूंगी उधर। ओके मैम। किरण, बच्चे नोट्स ना, मेरा एक लिंक है bit.ly, यहाँ तो कलर ही सेम हो गया,
bit.ly/खुशी मैम। अभी आप ये वाला जो ग्रुप ज्वाइन करोगे ना, इसकी डिस्क्रिप्शन में भी है। बाकी आपने जो ऑफिशियल ग्रुप्स कर रखे होंगे आई गेस, उनकी डिस्क्रिप्शन में भी होगा। इसको आप जब गूगल शीट, मतलब एक गूगल शीट ऐप डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर से, उस पर टाइप करना, आपको एक एक्सेल शीट दिख जाएगी। अभी तो मैंने 6R वाले बैच की टैब ऐड नहीं करी है, बट मैं उसकी टैब ऐड कर दूंगी। वहां में आपको रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी, नोट्स भी मिल जाएंगे और मॉड्यूल्स भी मिल जाएंगे। इज दैट ओके? ओके, अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन था बड़ा इजी था। एक बात मुझे बताओ, उन्होंने बोला कि एक स्फीयर ए है और एक स्फीयर बी है, ठीक। जो ए वाला स्फीयर है उसको पॉजिटिव चार्ज दिया और जो बी वाला स्फीयर है उसको नेगेटिव चार्ज दिया। इनिशियली दोनों का मास सेम था। मैंने आपको बताया था ना, पॉजिटिव से आप क्या मतलब निकालोगे? Efficiency of electron. बिल्कुल, यहाँ पे आपका मतलब होगा डेफिशिएंसी ऑफ नेगेटिव चार्ज। और अगर आपको नेगेटिवली चार्ज बॉडी दी, होगा ना, ये होगा ना। वी विल चेक इट आउट। अभी देखो, अगर एक्सिस ऑफ नेगेटिव चार्ज है तो मतलब आपके पास नेगेटिवली चार्ज बॉडी है ना? सिंपल सा यही तो था डिस्कशन। अब एक बात मुझे बताओ, एक सेकेंड, हाँ देखो, अगर एक्सिस है किसी चार्ज का तो वहां पे मतलब चार्ज ज्यादा तो मास भी ज्यादा ना। आपको इलेक्ट्रॉन का मास पता है ना? 1. और यहाँ पे डेफिशिएंसी मतलब उतना चार्ज गायब है, तो बी का मास बढ़ जाएगा ना, ऑप्शन डी आएगा ना। Yes, ma'am. अब बताओ, किसी को कोई डाउट कि ऑप्शन डी क्यों आएगा? इसीलिए मैंने कहा था कि इस चीज को संभाल के रखना कि पॉजिटिव मतलब डेफिशिएंसी ऑफ नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव मतलब एक्सिस ऑफ नेगेटिव चार्ज। आपको इमेजिन करना आसान हो जाएगा। इज दैट ओके? Yes, ma'am. चलो बढ़िया। अब हम मेथड्स ऑफ चार्जिंग देख लेते हैं। कि मैंने अभी बोला कि चलो चार्ज ट्रांसफर कर सकते हैं, हमने कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में पढ़ा कि अब ट्रांसफर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? तो उसको करने के ना हमारे पास 3 तरीके हैं। पहला तरीका हमसे बोल रहा है कि भाई आप कंडक्शन का यूज कर लो। हाँ, दूसरा तरीका हमको बोल रहा है कि भाई आप इंडक्शन कर लो। और तीसरा तरीका बोल रहा है कि हम फ्रिक्शन से भी चार्ज कर सकते हैं। एक एक करके समझते हैं। बस ऐसे समझो, बाय कंडक्शन में क्या होता है, डायरेक्ट कांटेक्ट कराते हैं, है ना? यहां हम डायरेक्ट कांटेक्ट कराएंगे, यहां विदाउट कांटेक्ट काम चल जाएगा। और बेटा अगर मैं बात करूं बाय फ्रिक्शन वाले केस की, तो यहां रबिंग होगी। ठीक है, हम यहाँ पर रब कराएंगे दो बॉडीज को एक दूसरे। इज दैट ओके? सबसे पहले कंडक्शन से स्टार्ट करें। Yes, ma'am. देखो आपने ना क्या करा है, एक न्यूट्रल बॉडी ए ली, एक न्यूट्रल बॉडी बी ली, दोनों आइडेंटिकल हैं। अब आइडेंटिकल मतलब हर तरीके से आइडेंटिकल, चाहे मैं मास की बात करूं, चाहे मैं डायमेंशंस की बात करूं, चाहे मटेरियल की बात करूं, दे आर आइडेंटिकल। ठीक है, बिल्कुल फोटोकॉपी है एक दूसरे की। अब होगा क्या, अभी दोनों है न्यूट्रल बॉडी, सॉरी इनमें से एक है न्यूट्रल बॉडी और एक है लेट्स से पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी। अब मैंने को क्या करना है, मुझे न्यूट्रल बॉडी को चार्ज करना है, क्योंकि तभी तो हमारा टारगेट पूरा हुआ ना, चार्जिंग करना किसी बॉडी का, राइट? तो कॉन्सेप्ट जो है, अब हम क्या करेंगे, एक सिंपल सा, दिस इज द फर्स्ट स्टेज। अब इसके बाद हमने क्या किया, बी वाली बॉडी को ए वाली बॉडी के साथ कांटेक्ट में रखा, यानी कि इट वुड लुक लाइक दिस। ठीक है, आपने क्या देखा, इनको जब आपने सेकंड स्टेज में कांटेक्ट में रखा और उसके बाद हमने इनको अलग कर दिया, यहाँ पे आ गई हमारी थर्ड स्टेज। दिस इज ए एंड दिस इज बी। व्हाट वी ऑब्जर्व कि यहाँ पर चार्ज प्लस Q/2 आ गया और इधर भी चार्ज प्लस Q/2 आ गया। कैसे हुआ? क्योंकि यहाँ पर ये जो आपकी सेकंड वाली स्टेज है ना, इसमें एक बड़ा प्यारा सा काम हुआ, एंड दैट इज रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। हमेशा याद रखना,
जब भी आप आइडेंटिकल बॉडीज की बात करोगे तो चार्ज को आप कैसे रिडिस्ट्रीब्यूट करोगे? फाइनल चार्ज इज इक्वल्स टू इनिशियल चार्ज दोनों बॉडीज का, है ना, अपॉन 2। यानी कि अगर मैं यहाँ वाला केस देखूं तो इनिशियली एक बॉडी पे क्यू चार्ज था, एक बॉडी पे नेट चार्ज 0 था, इनको आपने ऐड किया, इस फॉर्मूले में रखा तो Q बाई 2 आ गया। तो देखो यही आपका थर्ड स्टेज में आया भी है। समझ में आया? Yes, ma'am. मैम कॉन्टेक्ट में रख के ये होता है, ठीक है। आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा ना कि मैम अगर आइडेंटिकल ना हो तब क्या करें? यहाँ मैंने वर्ड लिखवाया आइडेंटिकल, व्हाट इफ दे आर नॉट आइडेंटिकल? तो आई वुड से, करवाओ, हाँ क्या बेटा? अर्थिंग करवाओगे आप? ना ना ना, अर्थिंग अलग चीज में आएगी। अगर आइडेंटिकल बॉडीज है ना तब हम उनका पोटेंशियल सेम कराते हैं और फिर चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं, सेकंड चैप्टर में करेंगे। अगर आइडेंटिकल बॉडीज नहीं है तो, आइडेंटिकल है तो बाय कंडक्शन आपको रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज का कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है। इज दैट ओके? कूल, आगे चले। Yes, ma'am. ओके, मैम चार्जिंग बाय इंडक्शन की बात करते हैं। ये बड़ा प्यारा प्रोसेस है। इसमें क्या है? कांटेक्ट नहीं होना है, विदाउट कांटेक्ट। अब पता है आपके, अगर आप थोड़ा बहुत बोर्ड के पर्सपेक्टिव में अगर मतलब देखना चाहो ना तो आपको बोर्ड वाले दो टाइप से क्वेश्चन दे सकते हैं। आपको बोल सकते हैं कि आपके पास एक न्यूट्रल बॉडी है, इसको नेगेटिवली चार्ज बनाओ विद द हेल्प ऑफ इंडक्शन। दूसरा बोल देंगे न्यूट्रल बॉडी, इसको पॉजिटिवली चार्ज बनाओ विद द हेल्प ऑफ इंडक्शन। तो आपको दोनों ही तरीके आने चाहिए, ठीक है। पहले हम नेगेटिवली चार्ज बॉडी और पॉजिटिवली चार्ज बॉडी का एक सीन देखते हैं। जैसे सपोज ये मेरे पास एक बॉडी है विच इज न्यूट्रल, इनिशियली इट इज अ न्यूट्रल बॉडी। अब इसके पास मैंने क्या करा, एक चार्ज बॉडी लेकर आई, ठीक है, और वो चार्ज बॉडी थी नेगेटिवली चार्ज्ड, इट इज नेगेटिवली चार्ज्ड। अब एक बात बताओ, जब आप नेगेटिवली चार्ज बॉडी को किसी न्यूट्रल बॉडी के पास लाओ तो न्यूट्रल बॉडी का मतलब क्या था? इक्वल पॉजिटिव इक्वल नेगेटिव। तो इसमें जितने भी पॉजिटिव चार्जेस होंगे दे वुड अट्रैक्ट, है ना, अट्रैक्ट होंगे ना इस वाली डॉट से, और वो नियरर एंड पर आ जाएंगे इस तरह से। अब इसको ना बोलना तो इजी है लेकिन ये होना मुश्किल, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज बहुत हैवी होता है। अगर आप थोड़ा सा डेटा पे जाओ तो आप देख पाओगे कि जो मास ऑफ प्रोटॉन होता है वो लगभग 1000 टाइम्स ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन के मास से। समझ रहे हो? तो होगा क्या, जब नेगेटिवली चार्ज रॉड लाओगे ना तो सारा नेगेटिव रिपेल हो जाएगा। जब नेगेटिव चला जाएगा तो उसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी। डेफिशिएंसी मतलब पॉजिटिव चार्ज। ये सुनो, यस मैम। तो इसको बोलते हैं, जो भी आपके सामने फोटो बना हुआ है ना, दिस इज द टेम्परेरी इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ चार्ज। हमने टेम्परेरी क्या करा है? चार्ज को इलेक्ट्रीफाई कर लिया है, मतलब अलग अलग कर लिया है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। टेम्परेरी की मुझे जरा वो नहीं आ रही है स्पेलिंग यार, टेम्परेरी इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ चार्ज। चलो इतनी चीज तो समझ में आ गई। अब अगर मुझे इसे चार्ज बॉडी बनाना है तो कैसे ही ये चार्जेस अलग अलग हो जाए ताकि एक बॉडी पॉजिटिवली और दूसरी बॉडी नेगेटिवली हो जाए। ये सुनो, कैसे करूं? हम अर्थिंग कर देंगे। अर्थिंग तो नहीं होगी यहाँ पर। एक काम करते हैं, एक और न्यूट्रल बॉडी ले आते हैं और इन इलेक्ट्रॉन्स को रास्ता दे देते हैं मूव कराने का। भाई पॉजिटिव वाले तो उस नेगेटिवली चार्ज ने पकड़ रखे हैं, नेगेटिव को रिपेल ही कर रही है। अब इस न्यूट्रल बॉडी में इनको रास्ता मिल गया, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। तो कुछ देर में आपको क्या दिखेगा? एक बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज इधर एक एंड पे इकट्ठा दिखेगा, है ना, जहाँ पे आपने अभी भी नेगेटिवली चार्ज रॉड रख रखी है। और एक बॉडी पे जब आप इसको अलग कर दोगे तो आपको यहाँ पे क्या दिख जाएगा? नेगेटिवली चार्ज। ये सुनो, यस मैम। ठीक है, नेगेटिव वाली बॉडी हटा दो यहाँ से, तो लो ये वाला पॉजिटिव चार्ज भी तमीज से एक जगह इकट्ठा होकर नहीं बैठेगा, अलग अलग हो जाएगा। यहाँ पे ये नेगेटिवली चार्ज आ गया, मिल गई चार्ज बॉडीज इन द एंड। यस मैम। यहाँ पर अर्थिंग नहीं हुई है। अर्थिंग कब होगी? जब आप इस नेगेटिवली चार्ज बॉडी की जगह पॉजिटिवली चार्ज रॉड लेकर आते हो। देखो ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक रखते हैं, ठीक है।
ये चलो फ्रिक्शन पे डिस्कस कर लेंगे, जल्दी हो जाएगा। लेट्स से यहाँ पर एक बॉडी है अपने पास विच इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, यानी कि जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, इट इज न्यूट्रल। अब आपने क्या करा, आपने एक चार्ज बॉडी लाए यहाँ पर विच इज पॉजिटिवली चार्ज। अब पॉजिटिवली चार्ज बॉडी क्या करेगी, नेगेटिव चार्ज को नियरर एंड पर और पॉजिटिव चार्ज को फर्दर एंड पर लेकर रख देगी, है ना, यही होगा। Yes, ma'am. पॉजिटिव चार्ज इधर इकट्ठा हो जाएगा। चलो अब ध्यान रखना, अब दूसरी न्यूट्रल बॉडी लाके पॉजिटिव चार्ज को ट्रांसफर नहीं करा सकते क्योंकि पॉजिटिव चार्ज हैवी है। अब यहाँ पर अर्थिंग होगी, बस यही कॉन्सेप्ट है कि आपको यहाँ अर्थिंग करनी पड़ेगी। हमेशा ध्यान रखना, अर्थिंग यानी कि अर्थ से कनेक्ट करते हैं। अर्थ इज द ओशियन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब ओशियन में एक मग पानी डाल दो, एक मग पानी निकाल लो, कुछ फर्क पड़ेगा ओशियन को? No, ma'am. नहीं पड़ेगा ना। तो अब होगा क्या, इलेक्ट्रॉन का ऊपर आना पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, राइट। अब जब इलेक्ट्रॉन्स इसमें आने लगेंगे तो वो ये पॉजिटिव चार्ज को ना न्यूट्रलाइज कर देंगे, समझ रहे हो? दिस पॉजिटिव चार्ज गेट neutralized by electrons that are coming from the earth. Yes or no? जिस पॉइंट पे आपका ये पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाए बच्चे, उस पॉइंट पे हटा दो आप अर्थिंग। देखो आपका ये जो कंडक्टर था, पॉजिटिव चार्ज भी हटा दो, सिर्फ नेगेटिव चार्ज रह जाएगा। Yes or no? See, you need to reply कि समझ में आ गया। Yes, ma'am. What is earthing? अर्थिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम किसी कंडक्टर को अर्थ से कनेक्ट करते हैं। अर्थ में कोई मेटल प्लेट, आपने 10th में पढ़ा होगा कि अर्थ में कोई मेटल प्लेट आप इंसर्ट कर दो, उसमें वायर टच करा दो तो वो कनेक्शन अर्थ में चला जाता है, ठीक है। दूसरा चीज जो इसका बेसिक इंपॉर्टेंस है वो ये है कि कभी भी आप अर्थिंग करो तो पोटेंशियल 0 हो जाता है, ठीक। ये मतलब हुआ अर्थिंग का। आपने पढ़ा होगा कि आपके जो घर में जितने भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसमें 3 टाइप के वायर होते हैं, एक ब्लैक वायर, एक लाइट वायर, है ना, एक अर्थिंग का वायर होता है। दैट अर्थिंग वायर इज कि अगर कोई बहुत एक्सेस अमाउंट में करंट आ जाए, ठीक है, तो वो हार्म ना करे आपको या किसी और चीज को, तो वो डायरेक्ट अर्थ में चला जाए। आपने कुछ कुछ फर्नेसेस देखे होंगे, मतलब भट्टा वगैरह देखे होंगे जिनके ऊपर ऐसा कुछ त्रिशूल जैसा बना होता है, वो जो मेटल है उसका वायर भी नीचे कनेक्ट होता है अर्थ से, ठीक है ना, कि अगर एक्सेस चार्ज कभी बिजली बिजली गिरे तो वो उधर से पूरा का पूरा चार्ज अर्थ में चला जाए, ठीक है। Yes, ma'am. ठीक है, बस एक लास्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, उसके बाद वी कैन लीव द क्लास, एंड दैट इज चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। बड़ा ही बेसिक सा टॉपिक है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, रब करते हैं। एक बात मुझे बताओ, गर्मियों में, सॉरी सर्दियों में आप हाथों को रब करके गर्म कर लेते हो ना, कैसे Yes, होता है? जैसे कि ये 2 सरफेसेस हैं, आपने देखो वाला सरफेस, इसको ऐसे ही रखो, इस पर आपने ये वाला हाथ आगे मूव कराया, जब आपने वाला हाथ आगे मूव कराया, फोर्स लगाई ना, डिस्प्लेसमेंट हुआ ना, वर्क डन किया ना, दैट वर्क डन कन्वर्ट्स इनटू द हीट। ऑब्वियसली जब आप 2 बॉडीज के बीच में रिलेटिव मोशन लाते हो तो फ्रिक्शन भी आता है, तो कुल मिलाकर वो जो वर्क आप कर रहे हो दैट इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। ये सुन लो, अब यही वर्क आप अगर रब कर रहे हो तो आप क्या दे रहे हो, काइनेटिक एनर्जी दे रहे हो ना, ये सुनो। यस यस मैम। ये काइनेटिक एनर्जी गर्मी दे रही है, थर्मल एनर्जी में गई। आपने 2 बॉडीज रब कराई हैं, उनमें आपने काइनेटिक एनर्जी, थर्मल एनर्जी सब दिया है। बच्चे ये थर्मल एनर्जी ही तो है जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करा सकती है। ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स के लिए आयोनाइजेशन एनर्जी का काम करेगी, है ना। याद है ना, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जिसकी हेल्प से इलेक्ट्रॉन अपना आउटर मोस्ट शेल लीव कर देता है ना। और ये काम होते ही
ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बस ये तो अपना टारगेट था, ये सबसे सिंपल है केस, ये सुनो Yes, ma'am. ठीक है। तो बस आज का टॉपिक हम यही रखते हैं, ये कुछ क्वेश्चंस हैं, The body. इनको मैं होमवर्क में रख देती हूँ, ठीक है। और bit.ly पे मैं अभी टैब बना के इस PDF अपडेट कर दूंगी, मेक श्योर करना वहां से डाउनलोड करके इसको सॉल्व कर लो। वो ग्रुप का लिंक मैंने भेज दिया है आपके पास, ठीक है। आप उस पर ऐड हो जाओ ताकि हम लोग डिस्कस कर सकें चीजें, क्योंकि वरना हम फिर काफी टाइम बाद मिलेंगे, ठीक है। तो इन बिटवीन आपको कुछ भी हेल्प चाहिए तो हम कम्युनिकेट कर पाए। इसके अलावा मैं आपको अपना नंबर भी दे देती हूँ, व्हाट्सएप नंबर, ठीक है। कोई भी इशू हो आप मुझे मैसेज कर देना। दैट नंबर इज 6283, ठीक है। और मेरा नाम खुशी है, खुशी तुमको, ठीक है। यू कैन मैसेज मी, यू कैन लेट मी नो अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो वी कैन सॉल्व इट टुगेदर। कूल। मैम अगली क्लास हमारी कब होगी?